तो एक और प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 110 ग्राम CO2, 96 ग्राम ओजोन, 90 ग्राम H2 1 ग्राम है, 160 ग्राम SO3 तथा 342 ग्राम में सुक्रोज में उपस्थित है। मतलब हमें बताना है ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या जो इतने मिश्रण में उपस्थित है। ये मिश्रण है जिसमें हमारे को बताना है कि कितनी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है हमारे को। तो हम अगर इसका उत्तर देखें, सबसे पहले मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इस चलचित्र को पॉज कीजिए और आंसर इसका उत्तर देने की खुद से कोशिश कीजिए। तो आइए समझते हैं। यहाँ है हमारे पास कुल हमारे पास जो भी दिया हुआ है यौगिक यौगिक उसका द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में, मोल दिया हुआ है, मोल है भार बटे परमाणु भार या फिर अणु भार, और उसमें उसमें हमारे को निकालना है कितने परमाणु हैं। परमाणु होगा मोल गुणा Na इंटू आणविकता गुणा आणविकता। तो यौगिक देखा जाए हमारे पास CO2 है 110 ग्राम, O3 है 96 ग्राम, H2O है 90 ग्राम, SO3 है 160 ग्राम, 342 ग्राम। तो मोल कितना है इसमें? मोल है 110, भार है ग्राम में, बट्टा अणु भार कितना है 44 ग्राम, ठीक है 5/2 मोल। और ये है 2 मोल, ये है 5 मोल। 90/18, 96/48, यह है 160/80, 342/342। मुझे आशा है कि आप सबको मोल की गणना करना काफ़ी आसानी से आ गया होगा। अब परमाणु कितने हैं, मोल कितना है इसका 5/2 गुणा एन करेंगे, गुणा आणविकता कितनी है 2, 2 गुणा Na गुणा 3, 5 गुणा Na गुणा 1, 2 गुणा Na गुणा 3, 1 गुणा Na गुणा 11। तो कुल करें हमारे पास तो आता है 33 Na, 33 Na। अगला प्रश्न है ग्लूकोज की कितनी मात्रा हो जो उपरोक्त प्रश्न के समान मात्रा में ऑक्सीजन के परमाणु रखें। या फिर हम कहें कि कितना ग्लूकोज हो जिसमें उपरोक्त प्रश्न में जितना भी हमारे पास ऑक्सीजन के परमाणु है उतना है।
तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए चलते हैं। हमें पता है ग्लूकोज का अणु जो है, ग्लूकोज का क्या सूत्र है, C6 इसमें एक होता है एक ग्लूकोज। तो 6 ऑक्सीजन बनाते हैं एक ग्लूकोज, तो एक ऑक्सीजन से बनेगा 1/6 ग्लूकोज। तो 33/Na से बनेगा 33/6 Na ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के मोल में 5/5.5 Na। इतने ग्लूकोज के हमारे पास ग्लूकोज के अणु आ गए बट्टा Na से तो ग्लूकोज कितने मोल हो गए 5/5 में। तो भार कितना होगा, मोल गुणा अणु भार 5.5 180 ये कितना है 990 ग्राम। तो देखिए इन सब उदाहरणों को करने का ये तात्पर्य है कि आपका थोड़ा हाथ बैठ जाए इस प्रकार के प्रश्न में। आपको अणु परमाणु की गणना, अगर किसी भी सूत्र का मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूं। अगर हमारे पास कोई भी यौगिक है जिसका सूत्र है AXBYCZ, तो इसके एक मोल AXBYCZ में X मोल A के होंगे, Y मोल B के होंगे तथा Z मोल C के होंगे। इसको कैसे हम पता लगा सकते हैं? जैसे हमारे पास AXBYCZ है, तो उसमें जैसे हमारे पास एक बक्सा है जिसमें 2 हमारे पास इस रंग की गेंद है, 3 इस रंग की गेंद है और 4 इस रंग की गेंद है। ऐसे हमारे पास अगर 50 डिब्बे हुए तो हमारे पास कितना होगा 50 गुणा 2 इस रंग की गेंद और 50 गुणा 3 इस रंग की गेंद और 50 गुणा 4 इस रंग की गेंद। तो ये जो टोटल हमारे पास कुल परमाणु आते हैं उसका ये सूत्र गिवन है, कुल परमाणु का ये सूत्र गिवन है। कुल परमाणु ऐसे आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर एक बक्से में हमारे पास इतने परमाणु हैं, इसी तरीके से एक यौगिक में हमारे पास x परमाणु A के हैं, तो एक मोल यौगिक में XNA मतलब कितने हो जाएंगे ये XNA परमाणु A के, YNA परमाणु B के, ZNA परमाणु C के, A के B के तथा C के हो जाएंगे। तो आइए कुछ और उदाहरण की मदद से हम इस गणना को समझने की और कोशिश करते हैं। आइए, ईथेन की कितनी मात्रा में समान हाइड्रोजन होंगे जितने हाइड्रोजन 80 ग्राम मीथेन में है। ईथेन की कितनी मात्रा में समान हाइड्रोजन होंगे जितने हाइड्रोजन 80 ग्राम मीथेन में। हम ईथेन का क्या सूत्र होता है? ईथेन का सूत्र होता है C2H6 और मीथेन का क्या होता है CH4। ईथेन तथा मीथेन दे रखा है। अब मीथेन के मोल कितने हैं? पहले मीथेन के मोल कितने हैं मीथेन के? भार बटा अणु भार 80 ग्राम। अणु भार कितना है हमारे पास? अणु भार है इसका 12 और 4 16 इतने मोल। और इस मोल में मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे? एक मीथेन में 4 है, तो इतने मोल में 80/16 × 4 Na।
अब इथेन का मान लेते हैं x ग्राम, x ग्राम इथेन में मोल कितने होंगे? इथेन का मोलर भार है हमारे पास x बटा 30। तो x ग्राम इथेन में हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे? हाइड्रोजन परमाणु के मोल x बटा 30 इंटू हाइड्रोजन कितना होगा? 6। और परमाणु मोल में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे? x बटा 30 इंटू 6 इंटू Na। तो यहाँ हो जाएगा 8 बटा 16 इंटू 4 इंटू Na, x बटा 30 इंटू 6 इंटू Na। तो यहाँ पे हमारे पास x आ रहा है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम मीथेन में उतने ही हाइड्रोजन होंगे जितने उतने ही परमाणु होंगे इथेन के जितने 80 ग्राम हाइड्रोजन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अट्ठानवे ग्राम H3PO4, 68 ग्राम PH3, 568 ग्राम P4O10 में उपस्थित फास्फोरस परमाणु कितने भार P4 के P4 में उपस्थित परमाणु के बराबर होंगे? कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास 98 ग्राम H3PO4, 68 ग्राम PS3, 568 ग्राम P4O10 में उपस्थित फास्फोरस परमाणु कितने बार P4 में उपस्थित परमाणु, मतलब P4 में कुछ परमाणु है और इन सब में कुछ परमाणु है, तो भार कितना होगा P4 में जितने फास्फोरस। मुझे आशा है कि आपको प्रश्न ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस उत्तर को करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। मेरी आशा है कि आपने इसको ढंग से प्रयास किया होगा इसको उत्तर देने का। तो फास्फोरस कितना है? 98 ग्राम, मतलब P4 में प्रश्न अनुसार P4 में उपस्थित परमाणु बराबर होंगे फास्फोरस में उपस्थित परमाणु के। तो फास्फोरस किस में होगा? H3PO4, PH3 और P4O10 में। तो फास्फोरस में उपस्थित परमाणु, तो H3PO4 में देखते हैं कितने परमाणु होंगे। तो P4 में पहले P4 में देखते हैं। P4 में पहले मोल कितने P4 के है ना, मोल होंगे भार। हम समझते हैं कि P4 में आंसर कहते हैं कि AX है, माना कि आंसर X है, या W बार है। W बार P4 में दोनों में परमाणु समान है, तो W बट्टा P4 का अणु भार कितना होगा? अब फास्फोरस का होता है 31 गुणा 4, और उसमें कितने परमाणु है? 4। ये तो हो गया उसका मोल, ये हो गया परमाणु आणविकता, तो इतना फास्फोरस है। अब बाकी बच्चे में कितना होगा? H3PO4 में कितना है? मोल कितना है? 98 बट्टा 98, 98 बार दे रखा है, और एक H3PO4 में 1 मोल फास्फोरस है। और यहाँ दे रखा है हमारे पास PH3 68 बट्टा 34 गुणा 1, P4O10 568 बट्टा 284 गुणा 4। तो यहाँ पे हमारे पास भार W बटा 31 का मान आता है 9, तो W का मान आता है 341 ग्राम। मतलब 341 ग्राम P4 में उतने ही परमाणु होंगे फास्फोरस के जितने इन सब में कुल मिला के होंगे। इस तरह के प्रश्न काफी अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
3 × 10⁻22 परमाणुओं को 22 ग्राम CO2 से पृथक किया गया। भार तथा मोल शेष CO2 के बताइए। वापस से मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, इस प्रश्न को पॉज कीजिए और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको समझे तो हमारे पास कुछ 22 ग्राम CO2 है, उसमें से हमने कुछ गिन के 3 × 10⁻22 परमाणु को हटा दिया। तो ये बचा हुआ जो हमारे पास है, इसका भार बताना है। तो 22 ग्राम में से इतने ग्राम परमाणु अलग किए, तो मोल कितना होगा? 22 ग्राम में से इतने परमाणु अलग किए तो मोल कितना होगा? चलिए इसको प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। पहले निकालते हैं कि ये हमने जो पृथक किया है इसमें इसका कितना भार है। तो 3 × 10⁻, बहुत प्रकार से किया जा सकता है प्रश्न। आइए उसमें से एक तरीका देखते हैं। इतने ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु गलत होगा, इतने परमाणु अणु CO2 का भार, इतने अणु CO2 का भार कितना होगा? तो कितना करेंगे? 3 × 10⁻22 बट्टा Na क्या होगा? 6 × 10⁻23। इतने तो मोल होंगे, गुणा क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे, इतने मोल आ गए, गुणा करेंगे 44, तो इतना भार आएगा। तो यहाँ आ रहा है 3/6 गुणा 1/10 × 44, 2.2 ग्राम। तो 22 ग्राम में से 2.2 हटाया तो भार बचा हमारे पास 22 - 2.2 तो आया 19.8 ग्राम CO2 बची है हमारे पास। मोल के जितने प्रश्न करें, आपका पहला अध्याय है, काफ़ी अच्छा मजबूत जड़ होगी आपकी रसायन शास्त्र में, तो काफ़ी अच्छे से कीजिएगा ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्लोबस लवण। ग्लोबल लवण का सूत्र होता है Na2SO4.10H2 का भार बताइए जो 180 ग्राम क्रिस्टलीय जल रखता हूँ। क्रिस्टलीय जल क्या है? .10H2 को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जल। तो ग्लोबल सॉल्ट का भार बताइए जो 180 ग्राम क्रिस्टलीय जल रखता हो। तो इसे ग्लोबल सॉल्ट देंगे Na2SO4.10H2, ये टूटेगा Na2SO4 + 10H2O में, तो इसका कुछ भार कम हुआ। गर्म करेंगे तो इस तरीके से टूट जाता है, इसको कहते हैं क्रिस्टलीय जल। तो अगर क्रिस्टलीय जल की मात्रा बता रहा है 180 ग्राम, तो पहले हम देखेंगे 1 मोल ग्लोबल लवण में 10 मोल क्या है? जल। 1 मोल ग्लोबल लवण में 10 मोल क्या है? जल। तो 1 मोल जल में होगा 1/10 मोल ग्लोबल लवण।
तो यहाँ जल के मोल दिख रहे हैं 180/18 10 मोल। मुझे आशा है कि आपको पता चलेगा मोल कैसे निकालना, भार बटा अणु भार। तो 10 मोल में होंगे 10 इंटू 1/10 मोल ग्लोबल लवण के, तो 1 मोल ग्लोबल और 1 मोल का भार है यहाँ में 342 ग्राम ग्लोबल लवण होंगे।